हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के आगे के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बात की किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में। हमने क्या क्या बताया? हमने सबसे पहले बताया कि उन्होंने क्या किया? 1175 पर कहां पर आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर मैंने आपको बताया 1178 इसके बारे में। 1178 में कहां पर आक्रमण किया? भीम द्वितीय के ऊपर कहां पर? गुजरात पर आक्रमण किया और उन्हें क्या प्राप्त हुई? विजय प्राप्त हुई। किससे? भीम द्वितीय को। यह मोहम्मद गौरी की भारत में होने वाली प्रथम पराजय। नेक्स्ट मैंने आपको बताया किसके बारे में? पंजाब के बारे में। और पंजाब के बारे में मैंने आपको बताया कि पंजाब में कितने आक्रमण हुए? 4 आक्रमण हुए। और उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात होता क्या है कि गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह का क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दी जाती है या वध कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। और क्या हो जाता है? पूरा साम्राज्य किसके पास आ जाता है? मोहम्मद गौरी के पास होता है। फिर मैंने बात की किसके बारे में? 1191। किसके बारे में बात की? 1191 में मैंने आपको बताया कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। फिर हमने बात की किसकी? 1192 की, जिसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। तो इसके पश्चात क्या होता है? 1194। क्या होता है? 1194 में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जयचंद पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि 1204 में क्या किया था उसने? खुरासान में कहां? खारिज पर आक्रमण किया और खारिज में आक्रमण करके उसको जीतने की कोशिश की, लेकिन वहां पराजित होता है। पराजित होने के पश्चात यह बात फैल जाती है कि मोहम्मद गौरी मार दिए गए। तो क्या होता है? जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो क्या करते हैं? अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। फिर क्या होता है? मोहम्मद गौरी अपने वफादार दास एकल की सहायता से पुनः उन लोगों को पराजित करके पुनः अपनी स्थिति को ठीक करता है। फिर हमने बात की थी किसकी? 1206। किसकी? 1206 ईस्वी में क्या होता है? 15 मार्च को। किसके? 15 मार्च के दिन शाम की नमाज अदा करते समय क्या होती है? खोखरों द्वारा मोहम्मद गौरी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से क्या होता है? मोहम्मद गौरी का चैप्टर क्लोज होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कि मोहम्मद गौरी क्या है? मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के विवरण की जानकारी मिली। जैसे हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया तो एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि उसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। उसकी जानकारी मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक। किसकी? मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नाशरी में मिलती है। किसकी? मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण की। जैसे कि अभी देखेंगे, इससे पहले महमूद गजनवी ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार किया था। और उसकी जानकारी किसमें मिलती है? हेनरी एलियट करते हैं। कौन करता है? हेनरी एलियट करते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद करते हैं। किसके बारे में? 17 आक्रमणों की जानकारी देते हैं। उसी तरीके से मिन्हाज-उस-सिराज में तबकात-ए-नाशरी, किसके में? तबकात-ए-नाशरी में गौरी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों का उल्लेख किया गया। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को लिख लेंगे। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में किए गए आक्रमणों की जानकारी मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नाशरी में मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक भी आपसे कई बार पूछी जाती है। क्या है? कई बार पूछे जाते हैं। तो हमको ये तो ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की जानकारी किसमें मिलती है? मिन्हाज-उस-सिराज की तबकात-ए-नाशरी में मिलती है। और दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि तबकात
नेक्स्ट बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया, एकता प्रथा चलाई। क्या किया, एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा, पहले तो हम समझेंगे एकता प्रथा होती क्या है। जैसे आप मान लीजिए ये पूरा पूरा आपका राज्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप सम्राट हो गए, क्या मान लीजिए आप सम्राट हो गए और सम्राट हो गए हैं, तो ये मान लीजिए धरातल पर ये आपका साम्राज्य क्या है, आपका साम्राज्य है। तो आपको पता है आप अकेले तो शासन कर नहीं सकते, या फिर अकेले पूरे राज्य को संभाला तो नहीं जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, आप अपने लिए क्या करेंगे, अधिकारियों की नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे, अधिकारियों की नियुक्त करेंगे। उसी तरीके से क्या किया जाता है, एकतादारी व्यवस्था में एक ही मान लीजिए पूरा साम्राज्य है और उसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों पर लोगों को बांट कर क्या दे दी जाती है, जमीन दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, जमीन दे दी जाती है और उसी जमीन पर वो एकतादार, जिसको एकता दी गई है, एकता जिसको दी गई उसे क्या कहा जाता है, एकतादार। एकतादार को क्या किया जाता है, जमीन का आवंटन कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया, जमीन का आवंटन कर दिया गया और उसे सैनिक रखने की इजाजत मिल गई, सैनिक रखने की इजाजत मिल गई और वहां से वो क्या करेगा, राजस्व की वसूली करेगा। राजस्व की जब वसूली करेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो अपना खर्चा इसी एकता से वो पूरा करेगा। उसके पश्चात अतिरिक्त जो धन बचेगा वो कहाँ पहुंचेगा, केंद्रीय कोष में पहुंचेगा। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे भारत है, भारत राज्यों में बटा है और राज्यों में कौन किसकी नियुक्ति है, मुख्यमंत्रियों की, और मुख्यमंत्रियों को भी देखने के लिए किसकी नियुक्ति की गई है, राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो उसी तरीके से ये क्या होते थे, एकतादार हुआ करते थे। एकता प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई थी, मोहम्मद गौरी ने चलाई। किसने, मोहम्मद गौरी ने चलाई थी। एकता जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द, किसका है, अरबी का शब्द, अरबी का शब्द है। दूसरी चीज, इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी है या इसकी परिभाषा जो दी है वो किसने दी है, निजामुल मुल्क तूसी ने दी। किसने दी है, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क तूसी ने दी, तूसी ने दी। किसमें, सियासतनामा, किसमें, सियासतनामा। किस पुस्तक में एकता प्रथा के बारे में या एकता व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है या परिभाषा मिलती है, तो सर्वप्रथम सियासतनामा में मिलती है। किसमें मिलती है, सियासतनामा में मिलती है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एकता प्रथा तो चालू कर दी, तो सबसे पहले एकतादार किसको नियुक्त किया, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। क्या बताया क्वेश्चन, सबसे पहले एकतादार किसे नियुक्त किया गया था, तो सबसे पहले एकतादार ऐबक को नियुक्त किया गया। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया था। और क्षेत्र कौन सा था, हासी का। हासी के क्षेत्र पर क्या है, यहाँ पे लिखिएगा, हासी के क्षेत्र पर, हासी के क्षेत्र पर सर्वप्रथम ऐबक को गौरी ने, ऐबक को गौरी ने एकतादार नियुक्त किया, एकतादार नियुक्त किया था, एकतादार नियुक्त कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं एकता के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। जैसे एकतादारी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, मोहम्मद गौरी को। और दूसरी चीज मैंने क्या बात की, इसके बारे में सबसे पहले परिभाषा किसने दी, निजामुल मुल्क तूसी ने दी। किसने दी, सियासतनामा में दी। अब बात करते हैं भारत में एकता व्यवस्था की। भारत में एकता व्यवस्था चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है, क्योंकि भारत का पहला शासक, भारत में मुस्लिमों का पहला शासक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया था। इससे पहले जो गुलाम अवस्था शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। और इल्तुतमिश ने क्या किया, एकता प्रथा को व्यवस्थित तरीके से चलाया। किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया भारत में। और इसके पश्चात जिस चीज का जन्म होता है, क्या होता है, जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी तो होती है ना।
उसी तरीके से देखेंगे एकता व्यवस्था का क्या कहा जाता है, जानकारी दी जाती है तो उसका पतन भी होगा। एकता में क्या था, जमीन का आवंटन किया जाता था, वहां का इक्तादार क्या करता था, राजस्व की वसूली करता था, वहीं से अपने वेतन और अपने सिपाहियों के वेतन की बात करता था। यहां इल्तुतमिश के पश्चात क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम एकता प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसने क्या किया कि एकता प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर जो जमीन दी जाती थी उसकी जगह पर क्या कर दिया, उसने भूमि की जगह पर क्या दिया, नकद वेतन दिया। और यही पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, नकद वेतन देना किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उसने क्या किया था, एकता प्रथा को समाप्त किया था। दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। भारत की एकता व्यवस्था चलाने का श्री इल्तुतमिश को दिया जाता है, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट नोट टू में लिखिएगा, एकता व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यही पर और एक चीज नोट कर लिखना, नकद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। तो हमने किसके बारे में बात कर ली, एकता व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि और क्या बात रही मोहम्मद गौरी के समय में। उसी के समय में 1192 ईस्वी, क्या है, 1192 ईस्वी में चिश्ती सन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उसके साथ भारत आते हैं। किसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। और भारत आने के पश्चात उन्होंने अपना जो निवास स्थान बनाया, कहाँ बनाया, अजमेर को बनाया, और वहीं पर वो रह गए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में आए थे, तो मोहम्मद गौरी के समय में आए थे। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे मैंने अभी इसके बारे में बताया, वैसे एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, क्या कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, किसके साथ भारत आया था, वो आया था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और उसकी रचना का नाम क्या था, किताबुल हिंद। और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, रजनीकांत शर्मा ने। और उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, एडवर्ड डी सचाउ ने किया था। इस तरीके से हमने इन सब चीजों के बारे में देखा। और इसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आया और अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं सब पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बने भी हैं, इसलिए हमको इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने और क्या किया था। मोहम्मद गौरी ने एक काम और किया था, वो था कि लक्ष्मी
किसके सिक्के चलाए थे? लक्ष्मी और नंदी प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। और उस समय किसके समय में? महमूद गजनवी के समय आपको याद रखना है कि संस्कृत लेख युक्त सिक्के किसे चलाए थे? महमूद गजनवी ने। और जबकि देवी के सिक्के, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देवी प्रकार के सिक्के किसे चलाए? मोहम्मद गौरी ने। नंदी प्रकार के सिक्के किसे चलाए? मोहम्मद गौरी ने। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उस क्वेश्चन, उस सिक्के को क्या कहा गया है? देहलीवाल सिक्का। क्या कहा गया है? देहलीवाल सिक्का कहा गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देवी पूछे या लक्ष्मी पूछे या नंदी सिक्के पूछे तो वो चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। और इसी तरीके से हिंदी देवी देवताओं की बात की जाएगी तो राम सीता प्रकार के सिक्के किसके? राम सीता प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? वो चलाए थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसके सिक्के चलाए थे। तो हम क्या लिख लेते हैं इसके बारे में? लिखिएगा, मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी एवं नंदी प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों को देहलीवाल सिक्कों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट और नोट के रखना है, पहले से लिख लीजिए फिर बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि और किसने, क्या पूछा जा सकता है, और किसने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे तो उसको चलाने का श्रेय जो दिया जाता है किसको दिया जाता है? कलचुरियों को और चंदेलों को। कलचुरियों और चंदेलों ने भी क्या किया था? लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो लिखिएगा, कलचुरियों एवं चंदेलों ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए। तो ये हो गया सिक्कों का इतिहास जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे लिख लीजिए या फिर इसमें सर्च कर लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? बख्तियार खिलजी। किसके बारे में? बख्तियार खिलजी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है किसके बारे में? ऐबक के बारे में। ऐबक के बारे में जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने क्या है? मोहम्मद गौरी ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीता, कब? तराइन का द्वितीय युद्ध जब जीता 1192 ईस्वी में, तो क्या करता है? वो जीते हुए क्षेत्रों को किसके हवाले छोड़ के चला जाता है? ऐबक के हवाले छोड़ के चला जाता है। उसमें से एक दास उसका कौन था? कौन? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी को जो नेतृत्व मिला जीतने का वो बिहार और बंगाल या पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र था उसे जीतने की जिम्मेदारी किसे मिली? बख्तियार खिलजी को मिली और उसने उस क्षेत्र को जीता था। उसने क्या किया? और जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारत में लूटना और उसके साथ साथ भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। और क्या करना था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। उस समय बिहार में एक यूनिवर्सिटी थी जो बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या है? वो बौद्धों का केंद्र था। किसका? बौद्धों का केंद्र था। तो इसलिए क्या करता है बख्तियार खिलजी? नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या करता है? आग लगवा देता है। क्या करता है? आग लगवा देता है। कहते हैं कुछ दिनों तक उसकी किताबें जलती रही। और यहीं पर जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी?
तो उसको करवाने का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त को जाता है। किसको जाता है? गुप्त शासक कुमार गुप्त को यह कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। देखिएगा, बख्तियार खिलजी ने गौरी के गुलाम ने बंगाल, बिहार और बंगाल में, बिहार एवं बंगाल में सैन्य अभियान किया और विजय प्राप्त यहाँ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला जलाने के पश्चात क्या किया कि अब हमें किसके बारे में जानना है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक। तो यहाँ पर लिखना है स्थापना कुमार गुप्त। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्धों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि चीन से बहुत सारे लोगों ने नहीं, क्या है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा करने के लिए आए, शिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उनका क्रम आपसे बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है फायान किसके समय आता है? तो चंद्रगुप्त के समय में आता है। और उसके पश्चात आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सुंग युग था। उसके पश्चात कौन आता है? वेनशांग आता है। और उसके पश्चात कौन आता है? इसिंग आता है। ये जो चार चीनी यात्री हैं, इनका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के बारे में जानना और उनके ग्रंथों का क्या करना? संग्रहण करना। और आप देखेंगे जो एग्जाम होते हैं, जो बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, इस जगह से आपके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखेंगे चीनी यात्रियों का क्रम। नंबर 1 लिखिएगा फायान। नेक्स्ट दूसरा का नाम लिखिएगा सुंग युग। नेक्स्ट तीसरा का जो नाम है उसका नाम है वेनशांग। क्या है? वेनशांग। नेक्स्ट जो है उसका नाम है इसिंग। अब जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सुंग युग किसके समय था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, लेकिन इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कोई विवरण नहीं है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है इसकी रचना का नाम क्या था? तो रचना का नाम था की रचना का नाम क्या है? फायान का सुंग युग का जो टाइम पीरियड है वो भी आपसे बिहार पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 512 से लेकर 20 के मध्य जो भी टाइम मिल जाए आपको उसे सही करके आना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा। नेक्स्ट दूसरी जो चीज है, इसके जो शासक की जानकारी है वो स्पष्ट नहीं मिलती। नेक्स्ट है वेनशांग। किसके समय में था? हर्षवर्धन। किसके समय? हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। और इसकी रचना का नाम क्या था? सीयूकी। क्या था? सीयूकी। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि सीयूकी किसकी रचना है? वेनशांग की रचना है, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वह व्यक्ति था जो बिना राजा की इजाजत से भारत में आया था, लेकिन वापस जाने के पश्चात क्या होता है? उसका स्वागत किया जाता है। वो व्यक्ति कौन है? वेनशांग है, क्योंकि उस समय चीन
पर आक्रमण का खतरा था तो किसी को भी बाहर और से आने और जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। और ये क्या करता है, चोरी से भाग आता है। क्या करता है, चोरी से भाग आता है। और चोरी से जब भाग आता है तो इसके पश्चात ये किसका इकट्ठा करता है, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करता है। और इससे क्या होता है, चीनियों का किस पर केंद्रण था, बौद्धों पर था। तो ये क्या करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। वे शाम को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसकी जीवनी जो लिखी है वो किसने लिखी है, वीर ने। किसने लिखी है, वीर ने लिखी है। ये भी हमारे काम की बात है। जो ये एसिंग है, एसिंग कब आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। तो ये क्या होगा, क्रम हो गया, पाहियान, छोटी, वेलसन, एसिंग। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या करिए, इसे लिख लीजिए या फिर इसमें साथ ले लीजिए। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में। एक पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया, वो पॉइंट था कि मोहम्मद गौरी ने जब खुसरो शाह के ऊपर आक्रमण किया था तो उसने किसका सहयोग लिया था, तो कश्मीर के शासक, किसके, कश्मीर के शासक विजय देव का सहयोग लिया था। किसका सहयोग लिया था, कश्मीर के शासक विजय देव का सहयोग लिया था। तो इसमें लिख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने जब खुसरो शाह के ऊपर आक्रमण किया था तो कश्मीर के शासक विजय देव से सहयोग लिया। ये हो गए मोहम्मद गौरी के पश्चात जो और पॉइंट थे जो आपको बताने थे, ये वो सारे पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो क्वेश्चन आपसे मोहम्मद गौरी के इसके अतिरिक्त पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था। तो आपको पता है कौन, भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया। किसने किया था, भीम द्वितीय ने पराजित किया था। तो लिखिएगा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया। हर पॉइंट नोट करके चलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज में, एक एक लाइन में, हर लाइन में क्वेश्चन छुपे हैं और हमें इस चीज को याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान, क्या है, पृथ्वीराज चौहान का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ था। क्या पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दिल्ली। और फिर दूसरी चीज पूछी गई थी, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। किसको बनाया था, अजमेर को बनाया था। और पहला जो क्वेश्चन है कि उसने अपना सिंहासनारोहण कहाँ करवाया था, वो क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2016 में। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, अजमेर को, वो क्वेश्चन 2011 पीजीटी में पूछा जा चुका है। तो हमें इस चीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो लिखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने का सिंहासनारोहण दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, अजमेर को अपनी राजधानी, अजमेर को अपनी राजधानी, ठीक है। और देखो अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपसे पूछ रहा है राजवंशों के बारे में।
इसके बारे में राजवंशों के बारे में भी पूछता है। इन्हें क्या नाम देगा? पृथ्वीराज तृतीय। क्या देगा? पृथ्वीराज तृतीय का संबंध किस राजवंश से? इस तरीके के क्वेश्चन अब डेवलप होने लगे हैं और फिर पूछेगा चौहान, चालुक्य, चहमान, इस तरीके के ऑप्शन देके पूछेगा। तो पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस राजवंश से है? चौहान राजवंश से संबंधित है। इस समय एक चीज और ध्यान रखना है कि भारत में, मैंने आपको बताया था, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी के समय भारत में अस्थिरता क्या थी? अस्थिरता थी। एक शासक दूसरे शासक को मारने के लिए हर समय तैयार था और लोगों का जो उद्देश्य था वो क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। क्या करना था? साम्राज्य विस्तार करना। तो उस समय क्या है? उस समय जब चालुक्यों के ऊपर क्या है? चालुक्यों के ऊपर मोहम्मद गौरी आक्रमण करने वाला था। कौन? मोहम्मद गौरी आक्रमण करने वाला था। तो क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान का मंत्री कादम्बवास, कौन है? कादम्बवास क्या करता है कि तुम उसको सहायता न दो। क्या हो? तुम सहायता न दो। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होगा क्या? इतिहास में सबसे बड़ी समस्या ये है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी है। क्यों? क्योंकि हमारे आपस के लोग हमें सहयोग नहीं करते हैं। जब हमारे आपस के लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे तो जब बाहरी हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो पराजित होना स्वाभाविक है। क्योंकि आप देखेंगे, अभी तो देख रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पर चौहानों और चालुक्यों के बारे में देख रहे हैं। आगे आप देखेंगे या इससे पहले देखेंगे कि जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, किसका? सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो वहां पर आप देखेंगे कि पोरस के विरुद्ध जब आक्रमण हो रहा था तो तक्षशिला के शासक आम्बी ने क्या किया था? वचन दिया था और समर्पण किया था कि हम क्या करेंगे? तुम्हें युद्धों में क्या करेंगे? सहयोग प्रदान करेंगे। आगे भी इस तरीके की घटना देखने को मिलेगी और आगे चलकर आप देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध में भी आप देखेंगे इब्राहिम लोदी के प्रति क्या होता है? षड्यंत्र रचा जाता है। तब मुगल आते हैं और मुगल स्थापित होते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे प्लासी के युद्ध में मीर जाफर किससे मिल जाता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। इससे क्या होता है? अंग्रेज क्या हो जाते हैं? अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। कैसे स्थिति में अच्छे आएंगे कि क्या होगी? जो आपकी कमजोरी होगी वो उसको पता चल जाएगी और स्वाभाविक तौर पर आप क्या होंगे? पराजित होंगे। और उसी तरीके का कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? कादम्बवास का पृथ्वीराज चौहान जी, इसको कोई सहायता देने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब में आपस में ही फूट थी और कह रहे थे कि मर रहा है तो मरने तो हमको क्या लेना देना है। अरे भैया, वो मारा जाएगा तो तुम भी तो मारे जाओगे। यहाँ पर इस चीज का भी तो हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज इसको ध्यान रखना है और दूसरी चीज जो चालुक्य थे, कौन थे? चालुक्य जो थे वो क्या होते हैं? युद्ध में जीत जाते हैं। युद्ध में जीत जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण होगा, क्या है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब आक्रमण होगा तो ना तो जयचंद गढ़वाल वंश के शासक चौहान वो जयचंद ना तो सहयोग करेंगे ना तो चालुक्य सहयोग करेंगे। इस तरीके से पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में आप देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? पराजय होती है। जानते हो, ज्यादा उबलना नहीं चाहिए और देखिएगा जीतने से ज्यादा हारने वाले को उसकी अहमियत पता होती है। कैसे? क्योंकि जीतने वाला क्या होता है? खुशी में डूब जाता है और हारने वाला कोशिश करता है कि हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कैसे उसने हमें पराजित किया था। इस तरीके की नीति वो अपनाता है। अंततः विजय किसकी हो जाती है? जो हारा हुआ होता है, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए संघर्ष हमें हर समय करते रहना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गौरी के चालुक्यों सोलंकी के विरुद्ध आक्रमण के समय कादम्बवास के कहने पर मंत्री के कहने पर पृथ्वीराज
चौहान उसका सहयोग नहीं, उसका सहयोग नहीं कर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जब इसकी बात की जा रही है तो इस तरीके के और क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं कि चालुक्य और चौहान जब शासन कर रहे थे तो दोनों के समकक्ष कौन कौन शासक था? तो भीम द्वितीय किसके समकालीन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। तो लिखिएगा भीम द्वितीय पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। तो दोस्तों क्या करिए, इसे लिख लीजिए या फिर इसके साथ कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रथम भारतीयों को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? आप देखिए उसकी पहली पराजय किसके विरुद्ध होती है? भीम द्वितीय। किसके विरुद्ध? भीम द्वितीय की होती है। और दूसरी पराजय इसकी किसके विरुद्ध होती है? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध होती है। लेकिन वहीं पर आप ध्यान रखें तो सबसे पहला जो शासक भारत का पराजित होता है उसका नाम भी क्या था? पृथ्वीराज चौहान। क्या था? पृथ्वीराज चौहान। तो भारत में पराजित होने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान। तो लिखिएगा मोहम्मद गौरी से पराजित होने वाला प्रथम भारतीय पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर बात कर लेते हैं किसके बारे में। मैंने आपसे बात की थी कि पृथ्वीराज चौहान को जब द्वितीय युद्ध में पराजित किया जाता है तो चंद्रप्रदायी बताता है कि उसने सतबेड़ी भेंदी बाढ़ चलाकर क्या कर दिया था? मोहम्मद गौरी को मार दिया था। क्या किया था? मोहम्मद गौरी को मार दिया था। लेकिन ऐसा हुआ था नहीं हुआ था इसके बारे में स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को बना था कि मध्यकालीन इतिहास में क्या पूछा गया है? मध्यकालीन इतिहास किस पर आधारित लिखा गया है? तो वो था शासक आधारित लिखा गया था। अब दोस्तों एक चीज आप बताइए कि अगर आप किसी को क्या दे रहे हो? प्रश्रय दे रहे हो या किसी को खाने पीने और रहने की जगह दे रहे हो तो क्या वो तुम्हारी आलोचना कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए चंद्रप्रदायी ने इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाकर लिखी। लेकिन हाँ एक चीज कहा जाता है कि भारतीय गौरव और यश का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। तो लिख लीजिएगा भारतीय यश गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान। किसको? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और क्या इसको लिखना है? क्योंकि क्या होता है सिरसा नामक जगह, क्या है? सिरसा नामक जगह पर तारागढ़ नामक जगह पर पृथ्वीराज चौहान किसने? तारागढ़ नामक जगह पर 1193 में किसके सिक्के मिले? पृथ्वीराज चौहान के सिक्के मिले हैं। इसलिए ऐसा पर लगता है कि वो अधीनस्थ शासक के रूप में उसने शासन किया है। ठीक है, और तारागढ़ कौन होता है? अजमेर। 1193 कहां पर? तारागढ़ अजमेर से पृथ्वीराज
तृतीय के सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए। तो ये रहा इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें कि आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा है किस युद्ध में, क्या है, किस युद्ध ने तुर्कों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोले। क्या पूछा गया है, किस युद्ध में, क्या है, किस युद्ध ने दिल्ली के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए थे। वो युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, और पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी अपना इक़्तिदार किसे नियुक्त करता है, ऐबक को, और ऐबक क्या करता है, दिल्ली से शासन करना शुरू कर देता है। तो लिख लीजिए तराइन के द्वितीय युद्ध में, द्वितीय युद्ध में तुर्कों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि एक मोहम्मद हबीब, क्या है, मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के भारत पर आक्रमण को नगरीय क्रांति कहा है। क्या कहा है, नगरीय क्रांति कहा है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुर्कों के आक्रमण को नगरीय क्रांति मोहम्मद हबीब ने कहा। किसने कहा है, मोहम्मद हबीब ने कहा। मोहम्मद हबीब ने कहा। दोस्तों, तो ये रहा मोहम्मद गौरी का टॉपिक, और इस तरीके से मोहम्मद गौरी का जो टॉपिक होता है वो यहीं पर खत्म होता है। और इस खत्म होने के साथ ही अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको छूट गई है तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं क्या करूँगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगा। नेक्स्ट चीज आप जो आपके लिए बात होगी वो होगी दिल्ली सल्तनत। किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आगे के क्लास में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।